हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली तीसरी बैंक बन गई है एसबीआई। रजनीज मंत्रा नामक पुस्तक अभी पीसी बाला सुब्रमण्यम ने लिखी हुई है। और भारतीय नौसेना ने ककाड़ू अभ्यास में हिस्सा लिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर दुनिया के बन गए हैं विराट कोहली। ये सोशल मीडिया पर सभी प्लेटफॉर्मों पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर हैं। भारत और जापान ने जिमेक्स सैन्य अभ्यास किया है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। विनेश फोगाट दोस्तों 2 मेडल जीत चुकी हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। 2 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश फोगाट ने दोनों बार कांस्य पदक जीता है। सिक्किम सरकार ने 67% श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। और रॉबिन उथप्पा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। 2006 में ये डेब्यू किए थे। वहीं 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। ऐसे ही आपके लिए दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए, आपके लिए एक ई बुक लाई गई है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए है। बहुत सारे बच्चे इसे खरीद रहे हैं और बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि जो ये 49 रुपए वाली प्राइस है, इसको थोड़ा और कंटिन्यू किया जाए। तो ठीक है, इसके लिए 1-2 दिन का और बढ़ा दिया जा रहा है। 1 और 2 दिन तक और आपके पास मौका है। आप सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में ये पा जाओगे। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं प्लस 2 प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था ना, वो है पूरा सॉल्यूशन के साथ। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है, समझाया गया है और पूरा प्रैक्टिस आपका कराया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो आपको लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पर पढ़कर जानी होती हैं, क्विकली याद करना होता है। वो सारी चीजें भी दे दी गई हैं यहाँ पर। तो आप ई बुक को प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप से। हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से एमजीटी ऐप पर जाकर के ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों। ये प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 16 जून को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो हमारी ओजोन की परत होती है ना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर दोस्तों वायुमंडल है। वायुमंडल जो है 5 प्रकार से बटा हुआ है। ये तो पता ही होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे। सबसे नीचे वाला जो होता है ट्रोपोस्फीयर, जिसे कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। इसके बाद होता है समताप मंडल। समताप मंडल की खासियत ये है कि ये देखिए, नाम ही से ही स्पष्ट है, समताप। समताप मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर होता है बिल्कुल समान। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो समताप मंडल में ही यहीं पर 22 किलोमीटर की एक ऊंचाई पर, 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक मोटी थिक लेयर पाई जाती है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लेयर बिछाई गई है, ऐसा कुछ। मतलब यहाँ पर इतनी दूरी पर ओजोन गैसें जो है वो काफी मात्रा में इकट्ठी है। ठीक है ना। तो ये जो ओजोन की थिक मात्रा में जो लेयर पाई जाती है ना, यही रक्षा करती है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की। ठीक है, सूर्य की जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो यहीं से ये ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ये धरती पर कम से कम आने देता है, या कहें कि ना के बराबर आने देता है। तो जिससे हमारी बॉडी की रक्षा हुई होती है। वरना हम लोग जब सूर्य की रोशनी पाएंगे तो इतनी घातक होती हैं कि तुरंत शरीर पर फफोले पड़ जाएंगे। ओके, तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। याद रखिएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में टेम्परेचर समान होने की वजह से जो वायुयान चालक होते हैं, जो पायलट होते हैं, इसी में प्लेन उड़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, क्षोभ मंडल जो होता है, इसी में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो बादल का बनना, गरजना, बिजली चमकना, सब कुछ इसी में है। ठीक है ना। तो इस बार की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन टू सेव लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन टू सेव लाइफ ऑन अर्थ। इसका महत्व क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो ओजोन की परत जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, उसमें छिद्र होने की कगार पर आ जाएगा। और जब वहां पर छिद्र हो जाएगा तो वहां से पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट गिरेंगे पृथ्वी पर, और वो घातक होगा। ठीक है, तो इसीलिए लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चिंतित रहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम उत्सर्जन हो सके, इस पर लोग काम कर रहे हैं।
आगे देखते हैं। डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन बनेगा? तो डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी दोस्तों बनने जा रहा है इंदौर। इंदौर ऑलरेडी भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है कई वर्षों से, और अब देश की सबसे पहली स्मार्ट सिटी भी बनेगी। स्मार्ट सिटी ये डिजिटल एड्रेस के साथ बनने वाली है, यानी यहाँ पर हर एक चीज के लिए डिजिटल एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल है CNBC का, इंदौर टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद डिजिटल एड्रेसेस। इसके लिए इसने पता नेविगेशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसका नाम ही है पता नेविगेशन। क्या नाम है? पता नेविगेशन। तो पता नेविगेशन के साथ साझेदारी करके अब यहाँ पर डिजिटल एड्रेस सिस्टम लागू करके ये लोग स्मार्ट सिटी बनाएंगे इंदौर को। ठीक है, तो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम जब लागू हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं और इमरजेंसी सर्विसेज हैं, सब लोग पता ये ऐप का यूज करेंगे और सब लोग डिजिटली एड्रेस के माध्यम से पहुंचा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्मार्ट सिटी ये बनने वाली है। अगला, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मिशन अमृत सरोवर, इसके क्रियान्वयन में दोस्तों टॉप पर आ गया है उत्तर प्रदेश। सबसे अच्छे तरीके से मिशन अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में लागू हो पाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का, उत्तर प्रदेश टॉप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अमृत सरोवर। तो 8,462 अमृत सरोवर इसके तहत, इस योजना के तहत दोस्तों कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी, और आगे पर भी काम चल रहा है। जिसमें से उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखीमपुर खीरी, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अकेले केवल इसी जिले में 256 अमृत सरोवर बना दिए गए हैं, और ये उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर आया हुआ है। अमृत सरोवर परियोजना 24 अप्रैल 2022 को शुरू करी गई थी। उस टाइम भी मैंने कवर किया था, बताया था आपको, और इसका मेन पर्पज यही था कि जो नए जल निकाय हैं इनको बनाए जाएं, पुराने जो जल निकाय हैं, जल निकाय बोले तो जैसे तालाब हुआ, झील हुआ, ठीक है, छोटे मोटे पोखर हुए, इनका कायाकल्प किया जाए, जिससे जल का संचय किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। क्योंकि भाई धरती को कितना दोहन करोगे, धरती के नीचे से कितना पानी निकालोगे, जो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा तब भी एक समस्या हो जाएगी। तो इससे अच्छा जो बारिश का पानी आ रहा है उसको ही स्टोर करो, और जो पुराने जो तालाब है, नदियां हैं, झीलें हैं, उनमें पानी कैसे संरक्षित किया जाए इस पर फोकस किया जाए। आगे, किस खिलाड़ी को अगस्त महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हर एक महीने ICC चुनता ही है, बताया है मैंने जैसे, तो इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है, मन तो नहीं करता है ये वाला क्वेश्चन लेने का, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, पूछा भी जा सकता है, महीने में एक बार अवार्ड दिया जाता है, इसीलिए मैं ले लेता हूँ इसको। लेकिन मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ हमेशा की तरह, ये अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि हर एक महीने यहाँ पर 2 नए खिलाड़ियों का नाम आपको देखने को मिलता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, यहाँ पर तो अगर आप आज की बात करें कि अगस्त महीने के लिए किसे मिला है, तो सिकंदर रजा और ताहलिया मैग्रा को मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। ओके, जैसा कि आपको पता होगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के तहत एक पुरुष खिलाड़ी चुना जाता है, एक महिला खिलाड़ी चुना जाता है। पहला पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले दोस्तों बने थे ऋषभ पंत, याद रखना है, ऋषभ पंत बने थे। कब बने थे? 2021 में, जब 2021 में ही जनवरी में इसकी शुरुआत हुई, जनवरी 2021 से पहली बार दिया जाना शुरू हुआ, तो उसी में पहली बार के विजेता ऋषभ पंत रहे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पर इन दोनों को देख पाएंगे आप, ठीक है ना। सिकंदर रजा हैं ये जिम्बाब्वे टीम के हैं, और ये मैग्रॉ हैं, ऑलराउंडर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के हैं। ओके, तो इन दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, ताहलिया मैग्रा और सिकंदर रजा। क्लियर। आगे ICC के बारे में अगर बात करें हम, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, जेफ एलार्डिस इसके CEO हैं। अगला, हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस बुक का विमोचन किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अंबेडकर एंड मोदी नाम की पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिलीज बुक टाइटल अंबेडकर एंड मोदी कॉल्स PM बाबा साहेब ट्रू फॉलोअर। ठीक है, तो पूरी पुस्तक का नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडिया परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इस बुक को ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित कराया गया है। अगला, एक्सिस बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रलय मंडल, इनको किस बैंक का नया CEO और MD बनाया गया है?
तो प्रलय मंडल का को नया सीईओ और एमडी बनाया गया है सीएसबी बैंक का। ठीक है, सीएसबी बैंक के ये अब नए एमडी और सीईओ होंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। प्रलय मंडल जो है ये अब एमडी और सीईओ होंगे सीएसबी बैंक के, जो कि इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके थे एक्सिस बैंक में। ओके, सीएसबी बैंक में ये 2017 से जुड़े, छोटे मोटे पद पर थे, फिर धीरे धीरे एमडी बने, फिर एमडी के बाद अभी सीएमडी के पद पर पहुंच गए हैं, सीईओ और एमडी के पद पर पहुंच गए हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल इनका होगा प्रलय मंडल का। ठीक है, इनका नाम है प्रलय। सोचिए जब पैदा होंगे तो इनका नाम कौन रखा होगा। स्थापना 1920 में हुई थी, त्रिशूर में इसका हेडक्वार्टर है, केरल में। अगला, झारखंड सरकार ने एससी एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया। तो झारखंड सरकार ने एससी एसटी और अदर्स के लिए आरक्षण बढ़ा करके अब 77% कर दिया है। ठीक है, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, और ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी, तो इन सब का दोस्तों जो है आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में बढ़ा करके अब 77% तक कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने इसकी घोषणा करी है। तो यानी कि अब देखो इसमें एक समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि एससी को भी 77% आरक्षण मिलेगा, एसटी को भी 77% मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब ओवरऑल मिला करके 77% का आरक्षण मिलेगा, और बाकी जो 23% होगा वो होगा गैर आरक्षित पद। ठीक है ना, समझो इस चीज को। ये टोटल जो रिजर्वेशन है ना, ये 77% है इन तीनों का मिला करके। ठीक है, तो ओबीसी को 14% मिल रहा था, अब ओबीसी को 27% मिला करेगा। क्लियर है। चलो, तो ये झारखंड ने घोषणा करी है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने। तो यहाँ पर देख पाओगे आप मैप में, ये रहा झारखंड। झारखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से भी और बिहार से। रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। रमेश बैस जी यहाँ के करंट टाइम पर हैं गवर्नर। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क, पलामू वन जीव अभ्यारण्य, ये प्रमुख यहाँ के वन जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं। हजारीबाग, राजा तालाब, तोपचांची झील, यहाँ प्रमुख झीलें हैं। 24 जिले हैं झारखंड में। अगला, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। इसको जीत लिया एक बार फिर से भारत ने। भारत ने इस बार भी नेपाल को हराया है। पिछली बार भी 2019 में जब हुआ था तब इंडिया ने नेपाल को हराया था, तब नेपाल को इंडिया ने 7-0 से हराया था, और इस बार नेपाल को इंडिया ने 4-0 से हराया है। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप। मुझे समझ में नहीं आता कि नेपाल को भारत 4-0 से 7-0 से जब बार बार फाइनल में हरा देता है तो नेपाल कैसे फाइनल पहुंच जाता है। सैफ अंडर 17 जो टूर्नामेंट है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया जो है जीत गया है 4-0 से और एक बार फिर से चैंपियन बन गया है। आयोजन हुआ था इसका कोलंबो में, श्रीलंका में। भारत की खिलाड़ी दोस्तों वनलाल पेका क्वेटे, ये भारतीय टीम के कप्तान हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी भी बनकर के उभरे हैं, और वहीं बेस्ट गोलकीपर साहिल बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंतार ब्रांड्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बनी। तो वो बन गए हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये इंडिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनकर के उभरी है। अभी कंतार ब्रांड्स की रिपोर्ट आई हुई है और उसके अनुसार ये बताया गया है। देख पाओगे आप आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड का है। टीसीएस बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 सेज कंतार ब्रांड्स रिपोर्ट। यहाँ पर मैं आर्टिकल इसलिए शो कराता हूँ जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी फायदा मिल सके और आपके अंदर एक विश्वास आ जाए कि देखो रेफरेंस के लिए ये न्यूज कहाँ से ली गई है, मतलब ये जानकारी जो है वो सही है, और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मन लगा करके केवल तैयारी पर फोकस करो, केवल आपके मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए ये दिखाया जाता है। फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में ही तो लिखा है भैया, इसको पढ़ो तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिखता हूँ जिससे हिंदी वाले स्टूडेंट को ना दिक्कत हो, और वहां पर इंग्लिश का आर्टिकल दिखा देता हूँ तो आप लोग समझ जाया करो। टीसीएस की ब्रांड वैल्यू आज के टाइम पर 45,519 मिलियन डॉलर हो गई है। इस रिपोर्ट को जारी किया है कंतार ब्रांड्स ने, और जो कि नाम है कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2022। टीसीएस ने एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी। ये किस देश से संबंधित है। रोजर फेडरर दोस्तों स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी, बहुत ही महान खिलाड़ी। समझ लो कि जो इज्जत, जो वैल्यू आप महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में देते हो ना, ऐसे ही इज्जत, ऐसे ही सम्मान ये टेनिस में पाया करते थे। रोजर फेडरर बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में से एक, समझो एक प्रकार से।
इन्होंने संन्यास ली है और इनको संन्यास लेने के बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया से लेकर के जितने खिलाड़ी, जितने दिग्गज बोल रहे हैं, सबने इनको इनके बारे में कुछ ना कुछ बताया हुआ है। इवन बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर भी जो हैं या इंडियन सेलिब्रिटीज जो हैं इनके मैच देखने जाया करते थे। ठीक है, अब आप सोचो कि जिससे मतलब कोई संबंध नहीं था। तो बिल्कुल यही है रोजर फेडरर, आपको अरबाज खान दिख रहे होंगे। तो रोजर फेडरर जो हैं रिटायरमेंट लेंगे टेनिस से। ठीक है, और इसके लिए ये अभी एक लेवर कप होने वाला है, उसमें हिस्सा लेंगे। लास्ट एटीपी होगा इनका। तो अब लास्ट एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स खेलने के बाद ये संन्यास ले लेंगे। अभी यूएस ओपन हुआ, उसमें इनको काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसमें भी ये नहीं जीत पाए, तो फाइनली अब संन्यास लेने जा रहे हैं। 20 ग्रैंड स्लैम विजेता है, 20 से ज्यादा। आपको बता दें केवल 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 22 ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने जीते हैं। 21 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच जीत करके बैठे हुए हैं और 20 ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर ने जीते हुए हैं। एक टाइम था, अभी पिछले साल की अगर बात करें तो 20-20 ग्रैंड स्लैम तीनों बराबर हो गए थे। फिलहाल काफी समय तक ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में थे ही। 8 विंबलडन खिताब ये जीत चुके हैं, विंबलडन में सबसे सक्सेसफुल रह चुके हैं। विंबलडन का ओपन जो होता है, ग्रैंड स्लैम जो होता है, ये सबसे पुराना वाला है। ठीक है ना, तो फिलहाल अब ये संन्यास ले लेंगे। ओके, आखिरी बार लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 में जीते थे, लास्ट बार कोई ग्रैंड स्लैम जो अगर बात करें तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसी लगी है वीडियो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के मामले में आंध्र प्रदेश के अलावा और कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा है। भारत से टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक चाइना था, लेकिन अब भारत ने टूटे चावल का एक्सपोर्टेशन बैन कर दिया है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे अच्छे तरीके से आंसर किया था, उन ऐसे टॉप 10 लोगों के नाम हैं: मीरा राठौर, आयुषी कश्यप, राजन तिवारी, मंटू कुमार, रविशंकर, स्वर्णेश्वर कुमार, अनिल बरूर, प्रवेश कुमार, हरिओम जादौन, सुष्मिता साहू, दिव्या एंजल। ठीक है, तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया। आप लोग भी आंसर करने का प्रयास किया करो। आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है? आज आपको बताना है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता था और कहां पर ये आयोजित हुआ था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और उसके बाद आंसर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। क्विज और पीडीएफ आप एमसीटी ऐप पर जाकर के सॉल्व कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।